हेलो एवरीबॉडी। आज हम 4 लेबर कोड्स की सच्चाई आपके सामने रखेंगे। डिसेप्टिव फ्रॉड, गुलामी का नया डॉक्यूमेंट, ये कहा जा रहा है नए लेबर कोड को। और इससे पहले आप ये वीडियो स्किप करो, लेट मी टेल यू, अगर आपको सैलरी मिलती है तो ये कोड आपको भी इफेक्ट करेंगे। पिछले कुछ दिनों में इनकी तारीफ खूब सुनी होगी, पर अब कुछ ट्रेड यूनियंस इन्हीं बदलावों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो आज हमने जानने की कोशिश की कि इन प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स क्या है, वो कितनी रीजनेबल है, और सरकार के रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाले फैसले के पीछे आर्ग्यूमेंट क्या है। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। इंडिया में लेबर लॉज का हाल किसी पुराने सरकारी दफ्तर के स्टोर रूम जैसा था। टोटल 29 सेंट्रल लॉज थे, कोई 1948 का, कोई 1970 का। मिनिमम वेजेस एक्ट अलग, बोनस एक्ट अलग, ट्रेड यूनियन एक्ट अलग, एम्प्लॉयर भी कंफ्यूज, एम्प्लॉय भी कंफ्यूज, और बीच में लेबर इंस्पेक्टर की चांदी। सरकार ने कहा बस बहुत हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 29 पुराने लॉज को उठाया और 4 नए कोड्स तैयार किए। वेज कोड 2019, पैसा कितना मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, रिटायरमेंट पीएफ इंश्योरेंस के लिए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, बॉस और वर्कर का रिश्ता कैसा होगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, सेफ्टी और हेल्थ के लिए। इसके पीछे आइडिया था कि नियमों को आसान बनाना, बिजनेस और वर्कर्स दोनों के लिए। तो फिर लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं? क्यों ट्रेड यूनियंस इसे गुलामी का नया डॉक्यूमेंट बोल रही हैं? केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली, बिहार, असम, पूरे देश में ट्रेड यूनियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को सुनते हैं और समझते हैं कि उनकी डिमांड्स क्या है। एक तो व्हाट सम बेनिफिट यू हैव टू गिव, अदरवाइज तो जूता मारेगा ना। तो ईएसआई है, ईएसआई का कवरेज बढ़ाना, मगर ओनली 7, 8, 9% परमानेंट वर्कर है और 90% जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है, उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। मेजोरिटी पीपल आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट। सम upper class, white class, and organized sector may get some benefit, but majority people, poor people, they are not. पहली जरूरी डिमांड है ले ऑफ से जुड़ी, यानी वर्कर्स को कितनी जल्दी काम से निकाला जा सकता है। पहले एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट था, उसमें लिखा था कि अगर किसी फैक्ट्री या कंपनी में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं और मालिक को कंपनी बंद करनी है या लोगों को निकालना है तो उसे सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। ये एक स्पीड ब्रेकर था ताकि मालिक रातों रात फैक्ट्री पर ताला ना लगा दे। अब नए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में सरकार ने ये लिमिट 100 से बढ़ाकर 300 कर दी है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आपकी कंपनी में 250 लोग काम करते हैं तो रातों रात बॉस बिना किसी सरकारी परमिशन के आपको टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये हायर एंड फायर की खुली छूट है। उनका मानना है जॉब सिक्योरिटी एक मजाक बन के रह जाएगी। दूसरा बड़ा मुद्दा, इलेक्ट्रिसिटी। आप बोलोगे लेबर कोड में बिजली कहाँ से आ गई? बिजली जुड़ी है। इन प्रोटेस्ट में पावर सेक्टर के इंजीनियर्स भी शामिल हैं। उनका कहना है कि नए रूल्स के जरिए सरकार इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेट हाथों में देने की तरफ बढ़ रही है। कुछ स्टेट्स में प्राइवेट प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। नए रूल्स कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी इसमें बढ़ाई जाए। जानकार कहते हैं कि उनकी सर्विसेज पब्लिक सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बेहतर होती हैं। वहाँ सब ऑनलाइन होता है। एक्स्ट्रा बिल से लेकर शिकायत, चेंजेस, मेंटेनेंस सब तेजी से होता है, प्रोफेशनली होता है, हिसाब मांगा जा सकता है। इसलिए ग्राहक भी उसी तरफ आकर्षित होते हैं। इसी कारण प्राइवेटाइजेशन वाले रिफॉर्म से बिजली विभाग के वर्कर्स नाखुश हैं। उन्हें छटनी का डर सता रहा है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है राइट टू स्ट्राइक। आरोप लग रहे हैं कि वर्कर्स के स्ट्राइक करने के अधिकार को मुश्किल बना दिया गया है। पहले नॉर्म था कि सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यानी पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, इनमें काम करने वाले वर्कर्स को हड़ताल से पहले नोटिस देना होता था। अब किसी भी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को हड़ताल के 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। और अगर किसी दिन कर्मचारियों में 50% से ज्यादा लोग एक साथ एब्सेंट मिलते हैं तो उसे हड़ताल माना जाएगा। ट्रेड यूनियन का कहना है कि इससे हड़ताल का हक कानूनी तो रहेगा, पर प्रैक्टिकली यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ऐसे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे तरीकों से सिस्टम को बांधे रखना या कैजुअल लीव लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोटेस्टर्स की डिमांड लिस्ट सिंपल है। चारों लेबर कोड्स को वापस लो, 300 वाली लिमिट हटाओ, प्राइवेटाइजेशन बंद करो और हड़ताल का हक जो अब बहुत मुश्किल कर दिया है उसे वापस आसान करो। नेचुरली मन में अब एक सवाल आता है कि क्या ये डिमांड्स वैलिड है या ये सिर्फ रिफॉर्म्स को रोकने की एक जिद है। कुछ इकोनॉमिस्ट और लेबर एक्सपर्ट्स की बात देखें तो पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे है। रिफॉर्म्स के सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स है,
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया में कंपनियां जानबूझकर छोटी रहती हैं। वो 100 वर्कर से ज़्यादा हायर ही नहीं करती क्योंकि उन्हें डर लगता है कि एक बार 100 क्रॉस कर दिया तो इंस्पेक्टर राज शुरू हो जाएगा। इस चक्कर में इंडिया में बड़ी फैक्ट्रियां नहीं बनती। और इन रिफॉर्म्स का लॉजिक ये है कि रूल्स आसान करेंगे तो कंपनियां डरेंगी नहीं और अल्टीमेटली ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। साथ ही 100 वर्कर्स के लिमिट के चक्कर में छोटी कंपनियों में एम्प्लॉयज ओवरवर्कड भी होते थे, ओवर टाइम का शिकार भी होते थे। अब उस चीज से भी मुक्ति मिलेगी। अब इसके खिलाफ क्या आर्ग्यूमेंट्स है? ट्रेड यूनियंस काउंटर करते हैं कि आप जॉब्स बढ़ाने की बात तो कर रहे हो, लेकिन जो जॉब्स हैं अभी उनकी क्वालिटी का क्या? अगर वर्कर के सर पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी कि कल निकाल देंगे तो वो काम कैसे करेगा, सिक्योर कैसे फील करेगा? और इंडिया जैसा देश जहाँ कोई मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है, वहाँ ये और भी मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ अमेरिका की तरह अनएम्प्लॉयड होने पर अलाउंस यानी पैसे नहीं मिल सकते। सुनते हैं एक्सपर्ट क्या सोचते हैं। देखिए, इसके पीछे जो सारा मसला छुपा हुआ है कि वर्कर और कैपिटल के बीच में एक हरदम कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। जितना आप वेजेस कम कर सकेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और आजकल जमाना ये है कि प्रॉफिट के लिए कंपटीशन हो रहा है, दुनिया में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। तो इसीलिए जो प्राइवेटाइजेशन का मूव है, तो जो इंजीनियर्स हैं या वहां पे वर्कर्स हैं, उनको लगता है कि उनकी तनख्वाह और कम हो जाएगी, उनको और दबाया जाएगा। जैसे बाकी लेबर कोड में जो किया जा रहा है वो उन पे भी लागू होगा, जैसे कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे हो गया या हायर एंड फायर हो गया, है ना। ये सारी चीजें उनके ऊपर भी लागू हो जाएंगी जब वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर में एक सिक्योरिटी होती है। 100 से जब 300 कर देंगे तो मेरा मानना है कि 90% हमारी जो फैक्ट्रीज वगैरह कवर हो रही हैं अभी, वो सब इसके बाहर चली जाएंगी। तो वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर वो ज्यादा मनमानी कर पाएगा। और ये जो लेबर कोड इंट्रोड्यूस किए हैं 4, उसमें जो बिजनेस है उसको आगे किया गया है, उसके जो राइट्स को ज्यादा किया गया है और वर्कर्स के राइट्स को कम किया गया है। तो जब वो उसके बाहर हो जाएंगे तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और दूसरा जो मनमानी है जो बिजनेसमैन की, वो मनमानी और बढ़ जाएगी। जब बड़ी ट्रेड यूनियन का हिस्सा बनते हैं तब उनकी हिम्मत बनती है कि वो स्ट्राइक करें अपने राइट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर ट्रेड यूनियन मूवमेंट को कमजोर कर दिया जाएगा तो वर्कर्स अपने राइट के लिए लड़ नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना है कि ये एक गलत है, क्योंकि खासकर जब वेजेस का शेयर हमारी अर्थव्यवस्था में गिर रहा है संघर्ष क्षेत्र में, और सिर्फ ये लॉस तो संघर्ष क्षेत्र में ही अप्लाई होते हैं, और संघर्ष क्षेत्र तो सिर्फ 6% रोजगार का है, 94% की तो बात ही नहीं कुछ आती है। तो ये 6% भी जब कमजोर होंगे तो इनका वेज का शेयर जो है संगठित क्षेत्र में वो और गिर जाएगा, वो वैसे ही गिरता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उनके राइट्स ठीक से मिल नहीं पाएंगे। आपने अपनी सैलरी स्लिप ध्यान से देखी है कभी? मान लो आपकी सैलरी 50,000 है, कंपनी दिखाएगी बेसिक सैलरी 15,000, हाउस रेंट अलाउंस 10,000, स्पेशल अलाउंस 10,000, यूनिफॉर्म अलाउंस, फोन अलाउंस, फलाना ढिमकाना। क्यों? क्योंकि प्रोविडेंट फंड ऑफ ग्रेचुइटी बेसिक सैलरी पर कटता है। बेसिक कम रखोगे तो पीएफ कम कटेगा और कंपनी का पैसा बचेगा और आपके हाथ में टेक होम भी ज्यादा होगा। सब खुश। लेकिन नया रूल ये है कि आपका बेसिक पे आपकी टोटल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम 50% होना चाहिए। अब छोटी सी कैलकुलेशन समझिए, जैसे ही आपका बेसिक पे बढ़ेगा आपके पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा पैसा पीएफ में जाएगा उतना कम पैसा एंड में महीने में आपके बैंक अकाउंट में आएगा और अल्टीमेटली आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। तो अब सरकार कह रही है कि हम तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट बढ़ा के, लेकिन आपके मन में ये भी तो आएगा कि फ्यूचर में सिक्योर होकर क्या करेंगे अगर आज ईएमआई भरने के पैसे कम पड़ गए। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। 1991 के रिफॉर्म्स आपको याद है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तब इंडिया ने पॉलिसी लेवल पर यह डिसाइड किया था कि सरकार बिजनेस नहीं करेगी, मार्केट्स डिसाइड करेंगे। हमने वेलफेयर स्टेट जहां सरकार सब कुछ करती है उससे फ्री मार्केट की तरफ कदम बढ़ाया था। अब सवाल ये है कि सरकार के नए लॉ की वजह से ज्यादा पैसे रिटायरमेंट फंड में जाएंगे, पर किसको हक है डिसाइड करने का कि अपनी सैलरी आपको कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए? आप बोल सकते हैं कि मैं पीएफ में नहीं, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। हो सकता है आपको वो पैसे आज खर्च करने के लिए चाहिए, 60 साल बाद नहीं। लॉजिक दिया जाता है कि इंडियन सेविंग नहीं करते हैं, इसलिए जबरदस्ती करवानी पड़ती है ताकि बुढ़ापे में दिक्कत ना हो। और ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये तय कौन करेगा, जो कमा रहा है वो या सरकार? हमने पिछले एपिसोड में डिटेल में न्यू लेबर कोड्स के बारे में बात की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।